बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया हुआ है, ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें से हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ लिया, लेक्चर 3 भी हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। इसका भी पार्ट 1 हमने पढ़ लिया जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी लेक्चर 3 के पार्ट 2 पे है जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी, हार्ट के जो नॉर्मल रिदम्स है वो हमने डिस्कस किया हुआ था, मैकेनिज़्म ऑफ एरिथमियास हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है एरिथमिया को ट्रीट करने की गोल वो हमने डिस्कस की थी, ड्रग थेरेपी डिस्कस की थी, वेन विलियम्स की क्लासिफिकेशन हमने इसके साथ कुछ टच दे दिया था। आज हम वेन विलियम्स जो है इनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्लासिफिकेशन को वान विलियम्स क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वान विलियम्स थे ये फार्माकोलॉजी के एक ट्यूटर थे जो कि हार्टफोर्ड कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वहाँ पे ये ट्यूटर थे। तो इनका एक स्टूडेंट था ब्रह्मा एंड सिंह उनका नाम था। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कि ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें, तो इसीलिए इसी वजह से इनके स्टूडेंट का ये काम था कि उन्होंने बहुत अच्छे से इनको क्लासिफाई किया था, तो इसी वजह से उन ट्यूटर का नाम इसके साथ लगा हुआ है और इसको वान विलियम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहा जाता है। अब MCQs के लिए आपने इस स्लाइड से ये बात याद रखनी है कि आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि वान विलियम्स के जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है वो कितनी है, तो उसमें 4 क्लासेस है, ये बात आपने याद रखनी है। टोटल 4 क्लासेस इसमें हैं। 4 क्लासेस में यानी क्लासेस 4 है और उसके बाद मिसलेनियस एजेंट है। तो फिर अगर क्लासेस का पूछे तो आप लोग कहेंगे कि 4 क्लासेस है, और अगर पूछा कि कितने में क्लासफाई हुआ था तब आप कहेंगे कि 5 में क्लासफाई हुआ था क्योंकि मिसलेनियस एजेंट भी इसके साथ मौजूद है। लेकिन अगर क्लासेस का पूछा गया तो सिर्फ 4 क्लासेस इसमें हैं। अब देखिए उन क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास है उसका क्या नाम है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है, तो पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को मैकेनिज़्म पढ़ा रही थी, नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जब भी सोडियम की इनफ्लक्स होती है तो सोडियम की इनफ्लक्स की वजह से वो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है और डीपोलराइजेशन हो जाती है। यानी जब डीपोलराइजेशन होती है तो ये डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है, सोडियम की इनफ्लक्स की वजह से होती है। तो अब अगर सोडियम चैनल ब्लॉक किए जाए तो फिर सोडियम की इनफ्लक्स नहीं होगी, सोडियम की अगर इनफ्लक्स नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी। और टेकी एरिथमिया में क्या होता है, जब भी एरिथमिया होता है तो उसमें टेकी एरिथमिया में ये जो डीपोलराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तेज़ डीपोलराइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से टेकीकार्डिया या टेकी एरिथमिया हम उसे कहते हैं, टेकी एरिथमिया हो जाती है। तो फिर टेकी एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दे देते हैं तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके सोडियम के इनफ्लक्स को रोक के डीपोलराइजेशन को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से टेकी एरिथमिया ठीक हो जाता है। क्लास 2 बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हार्ट में जाके जो बीटा 1 रिसेप्टर है
उसको ब्लॉक करती है। जब बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो उसमें ये सलाहियत है कि वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपी हो जाती है। यानी ये जो एड्रेनर्जिक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है ये नेगेटिव क्रोनोट्रोप होते हैं। नेगेटिव क्रोनोट्रोप होने का मतलब ये है कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देती है। तो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जो टेकी एरिथमिया है उसको स्लो डाउन कर देती है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्रोपेनोलोल है, एसीब्यूटोलोल है और एस्मोलोल है। क्लास 3 का अगर हम देख ले तो क्लास 3 पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है। अब पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो ड्रग है ये क्या करते हैं? ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो पोटाशियम चैनल जब ब्लॉक हो जाता है तो पोटाशियम की जो आउटफ्लो थी, जो पोटाशियम की ई फ्लक्स थी, वो अब बंद हो जाती है। जब पोटाशियम की ई फ्लक्स नहीं होती तो रिपोलराइजेशन नहीं होती। जब भी पोटाशियम की ई फ्लक्स होती है तो फास्टली रिपोलराइजेशन हो जाता है। तो अब अगर पोटाशियम चैनल को हम ब्लॉक करवाए और पोटाशियम की ई फ्लक्स को हम रोकें तो फिर इससे क्या होगा? इससे जो रिपोलराइजेशन है वो नहीं होगी, वो आराम आराम से होगी और इसी तरीके से जो टेकी एरिथमिया है वो स्लो डाउन हो जाएगी। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? एमायोडेरोन है, ब्रिटीलियम है और सोटेलोल है। तो ये जो 3 ड्रग्स है ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है और क्लास 3 के मेंबर्स है। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है? कैल्शियम चैनल जब ओपन होती है तो जब भी कैल्शियम चैनल ओपन होती है तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो जाती है। कैल्शियम की जब इन्फ्लक्स होती है तो फिर कंस्ट्रक्शन, ज़ाहिरी सी बात है कि कैल्शियम क्या करवाती है? जब कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है तो वो जो कंस्ट्रक्शन की फोर्स है उसको और इंक्रीज़ करती है। तो फिर जब हम कैल्शियम को ब्लॉक करवा देते हैं, कैल्शियम ब्लॉक हो जाती है तो ओवरऑल जो हार्ट की कंस्ट्रक्शन की जो एबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है और ओवरऑल जो ये कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन इम्पल्स की कंडक्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि जब स्टार्ट हो रही थी इस यूनिट की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। तो कैल्शियम जब इंजर्ड हो जाती है तो कैल्शियम की इंजर्ड होने की वजह से, कैल्शियम की इन्फ्लक्स होने की वजह से जो इम्पल्सेस है वो जनरेट हो जाती है और रिलीज़ हो जाती है। तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी तो वो जो इम्पल्स की रिलीज़ है वो स्लो डाउन होगी और जितना इम्पल्सेस की जो रिलीज़ है वो स्लो डाउन होगी उतना ही जो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन से ड्रग है? क्लास 4 के मेंबर्स वेरापेमिल है और डिल्टिएज़म है। अब मिसलेनियस ये ऐसे एजेंट है जो कि इन क्लासेस में किसी क्लास में ये नहीं आते। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनसे चेंज होता है जिसमें एडिनोसिन है, डिजॉक्सिन है और एट्रोपिन है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्लास है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उनके बारे में लिखा है Class 1 drugs act by blocking the fast sodium channels and therefore delay the rise in phase 0 of the action potential। अब देख ले क्लास 1 ड्रग्स जो है वो किस तरीके से एक्ट करती है? वो सोडियम चैनल जो है उनको ब्लॉक करती है। ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं इनको ब्लॉक करती है। जब ये फास्ट सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर जो एक्शन पोटेंशियल फेज 0 में रेज होती थी वो डिले हो जाती है। जितना ये एक्शन पोटेंशियल रेज होती थी, डिपोलराइजेशन की तरफ जाती थी, ये जितना डिले होती है तो उतना ही ट्रेकी एरिथमिया जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब देख ले ये जो क्लास वन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है ये आगे 3 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। अब ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि वैन विलियम्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा क्लास जो है वो आगे 3 में डिवाइड हुआ है, सब डिवाइडेड हुआ है, तो वो क्लास 1 है। डिवाइड हुआ है क्लास 1A में, क्लास 1B में और क्लास 1C में। क्लास 1A ड्रग्स क्या करती है?
प्रोलोंग रीपोलराइजेशन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्या करती है? रीपोलराइजेशन को प्रोलोंग करती है। तो रीपोलराइजेशन जितना प्रोलोंग होगा उतना एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। जितना एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा उतना ही टेकी एरिथमिया ठीक हो जाएगी, वो टेकी एरिथमिया रिड्यूस हो जाएगी, हार्ट रेट उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? क्लास 1A के क्वाइनाइडीन है, प्रोकेनेमाइड है, डाइसोपायरेमाइड है। अब इसमें से जो कॉमनली यूज़ होता है वो क्वाइनाइडीन है। क्वाइनाइडीन बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है। ये सिंखोना नाम के एक प्लांट के बर्ग से एक्सट्रैक्ट की गई है। और ये क्वाइनीन जो होता है, बेसिकली क्वाइनीन वहाँ से सिंखोना नाम के प्लांट के बर्ग से एक्सट्रैक्ट की गई थी। और ये जो क्वाइनाइडीन है वो क्वाइनीन की डिराइवेटिव है। तो ये बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन इसका यहाँ पे एज ए एंटी एरिथमिक इसका एक्शन होता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, रिपोलराइजेशन को प्रोलोंग करती है। तो इसीलिए कॉमनली इस क्लास में ये ड्रग यूज़ की जाती हैं। क्लास बी जो है, क्लास 1B जो है, इसमें इनका क्या फंक्शन है? तो ये रिपोलराइजेशन को शॉर्ट करती है और एक्शन पोटेंशियल को भी शॉर्ट करती है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? लिग्नोकेन है, मैक्सिलेटीन है और फिनिटोइन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अब जो रिपोलराइजेशन है वो शॉर्टन हो रही है। तो आप लोगों का ये सोच होगा कि अगर रिपोलराइजेशन शॉर्टन हो रही है तो ये तो फिर डिपोलराइजेशन बार बार होगी और फिर वो ट्रैकिकार्डिया की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वन एक्सियल पोटेंशियल का शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये रिपीटली कंप्लीट होता है। ये ड्रग्स ऐसे ड्रग्स है जो फर्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको ये क्या करवाते हैं, ये उसको तेज़ी से कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन जो सेकंड एक्शन पोटेंशियल होता है फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाता, फिर वो जल्दी से स्टार्ट नहीं हो सकता। इन ड्रग्स का काम ही यही होता है। इनका एक यूनिक टाइप ऑफ एक्शन ही यही है कि जो फर्स्ट जो रिपोलराइजेशन हो जाती है, फर्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको ये शॉर्ट कर देते हैं, उसको रिपीटली तेज़ी से कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जो उसके बाद सेकेंड एक्शन पोटेंशियल है फिर वो उसको स्टार्ट होने में वक्त लगता है, वो तेज़ी से फिर स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल के दरमियान का जो गैप होता है वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ जाता है। तो जब वो गैप बढ़ जाता है तो जो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल है वो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड है वो भी बढ़ जाती है। जब थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है, जब भी थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है तो फिर ये जो रिपीटली एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होते हैं ये रुक जाती हैं। थ्रेशोल्ड जब एक्शन पोटेंशियल के लिए जितना इंक्रीज़ होगा उतने जो है वो एक्शन पोटेंशियल कम होंगे, वो तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जब हार्ट फंक्शन करती है तो उसमें नॉर्मली जो थ्रेशोल्ड लेवल होती है एक्शन पोटेंशियल के लिए तो वो -55 मिलीवोल्ट होती है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -80 से लेके -70 मिलीवोल्ट तक होती है। तो यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो एक्शन पोटेंशियल के लिए हो रही है। तो एक्शन पोटेंशियल की जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड है वो -55 मिलीवोल्ट है। तो यहाँ पे ये जो ड्रग्स है क्लास बी के जो मेंबर्स है ये क्या करते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी रिपोलराइजेशन को ये शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके एक एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट करते हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल है वो जल्दी से फिर स्टार्ट नहीं हो पाता, उसमें गैप इंक्रीज़ होता है एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल में। यानी इसकी वजह ये है कि ये उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड जब -55 से बढ़ जाती है तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है वो जो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल है उसको स्टार्ट होने में। तो इस तरीके से ये जो ट्रैकिकार्डिया हो रही होती है, जो जल्दी जल्दी हार्ट बीट हो रही होती है, उसको इस तरीके से रिड्यूस कर देते हैं।
तो ये इसमें जो मेंबर्स है वो लिग्नोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनोटोइन है। इसमें जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन बेसिकली लिग्नोकेन ये एक एनेस्थेटिक ड्रग है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे इसका काम ये होता है कि ये रिपोलराइजेशन को शॉर्ट करती है और एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट करती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसकी ये है कि ये सोडियम चैनल्स जो है उनको ब्लॉक करती है, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। और सोडियम चैनल को जब ब्लॉक करती है तो ये जो सोडियम चैनल जब इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन इनहिबिट हो जाती है। तो इसी तरीके से लिग्नोकेन जो है वो अपना एक्शन कर देता है। इसके अलावा ये जो फिनिटोइन है, फिनिटोइन बेसिकली एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। ये एंटी कन्वल्सेंट है। ये जो झटके आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसका यहाँ पे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यही है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन है वो डीपोलराइजेशन इनहिबिट हो जाती है और इसी तरीके से इसका काम स्टार्ट होता है। फिर जो क्लास 1C है उनका लिटिल इफ़ेक्ट होता है रिपोलराइजेशन पे, यानी इसका इतना असर नहीं होता और ये इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते। तो नो इफ़ेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन पे भी इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। इनके जो मेंबर्स है वो एनकेनाइट है, फ्लीकेनाइट है और प्रोपाफिनोन है। तो ये जितने भी ड्रग्स है ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते इस क्लास में। ये जो क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, इसमें सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग जो है वो क्लास 1A का जो मेंबर है क्वाइनाइडिन वो है, और क्लास 1B में जो कॉमनली यूज ड्रग है वो लिग्नोकेन है। अब क्लास 1A के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोलोंग रिपोलराइजेशन, वही बात है कि रिपोलराइजेशन को प्रोलोंग करती है, जिसमें क्वाइनाइडिन है। जब रिपोलराइजेशन प्रोलोंग हो जाती है तो हार्ट रेट जाहिर सी बात है कि डिक्रीज़ हो जाती है। क्वाइनाइडिन है, प्रोकेनेमाइट है और डाइसोपायरेमाइट है। ये आपने याद रखनी है इन मेंबर्स के नेम्स को MCQs के लिए। क्लास बी शॉर्टन रिपोलराइजेशन, वही बात है कि क्लास बी रिपोलराइजेशन को शॉर्टन करती है, यानी एक एक्शन पोटेंशियल को जल्दी से कंप्लीट करती है, दूसरे एक्शन पोटेंशियल को जल्दी स्टार्ट होने नहीं देती। तो इनमें एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल में गैप बढ़ जाती है, और इस गैप के बढ़ने की वजह से जो टेकी एरिथमिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। और क्लास सी वही ड्रग्स है जिनका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्रग क्या करता है और ड्रग के अलावा ख़ुद से क्या हो रही थी। तो यहाँ पे ये जो कलरफुल आपको पिक्चर दी गई है, ये कलरफुल ड्रग का इफ़ेक्ट है, और ये जो नीचे वाइट कलर का है ये ख़ुद जो ट्रेकी एरिथमिया में जो कंडीशन थी वो शो हो रही है। तो ये क्या करवाती है, क्लास 1A ड्रग्स स्लो फेज़ 0 डीपोलराइजेशन। देखिए फेज़ 0 में जो डीपोलराइजेशन हो रही थी इस डीपोलराइजेशन को स्लो डाउन करती है। देखिए इतना इसको नीचे लाया हुआ है, इसको स्लो डाउन करती है। प्रोलोंग एक्शन पोटेंशियल, ये जो एक्शन पोटेंशियल हो रही थी इसको प्रोलोंग कर देती है। एंड स्लो कंडक्शन, और जो कंडक्शन सिस्टम है इसको स्लो कर देती है। तो फिर ये जो जितने भी यहाँ पे फंक्शंस थे, देखिए यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन थी वो भी देखिए स्लो डाउन हो गई, और फिर यहाँ पे इसका जो प्लेचियो फेज था वो भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, और जो इसका फेज़ 3 है, फेज़ 3 में इसकी जो दोबारा से रिपोलराइजेशन की तरफ जा रही थी वो भी डिक्रीज़ हो गई है। और इसका जो इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये अब देखिए ये प्रोलोंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स के ये जो नॉर्मली ड्रग के अलावा है वो इतना है,
इतना एक्शन पोटेंशियल इसका है, एक्शन पोटेंशियल नहीं, इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका ड्रग के अलावा इतना है, और जब हमने ड्रग दे दिया है तो इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इतना बढ़ गया है। तो जितना इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ेगा उतना ही हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपको दिखाया गया है कि एक्शन पोटेंशियल के लिए कौन सी चीज़ें इनसाइड द सेल जानी पड़ती है और फिर कौन सी चीज़ें बाहर निकलती है, ये आपको दिखाया गया है। फिर बता रहा है कि क्वाइनाइडिन, प्रोकेनेमाइड एंड डाइसोपायरामाइड ब्लॉक ओपन आर इनएक्टिवेटेड सोडियम। आप देखिए, ये जो सोडियम है, ये जो ड्रग्स हैं, क्वाइनाइडिन है या प्रोकेनेमाइड है, डाइसोपायरामाइड है, इनका काम ये होता है कि ये सोडियम को ब्लॉक करती है। चाहे वो इनएक्टिवेटेड सोडियम हो या चाहे वो ओपन गेट सोडियम हो, जो भी हो, इनको इनएक्टिवेट करना, सोडियम को इनएक्टिवेट करना, ये काम होता है इन ड्रग्स का। देखिए यहाँ पे सोडियम की जो इनफ्लक्स हो रही थी उसको ये यहाँ पे इनएक्टिवेट किया है, यहाँ पे भी सोडियम की जो इनफ्लक्स हो रही थी उसके लिए बैरियर बन गए हैं ये ड्रग्स, क्वाइनाइडिन, प्रोकेनेमाइड और डाइसोपायरामाइडिन। क्वाइनाइडिन क्या है? डी आइसोमर ऑफ क्वाइनिन, ये डिराइवेटिव है क्वाइनिन का, तो उसका डी आइसोमर है। ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना बर्ग, कहाँ से हासिल की जाती है? तो सिंकोना नाम का एक प्लांट है, उसके जो छाल है, बर्ग छाल को कहते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई थी क्वाइनिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि क्वाइनाइडिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। सोडियम चैनल जब ब्लॉक हो जाती है तो जो ऑटोमेटिसिटी है, जो ऐसे नोट की जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। कंडक्शन वेलोसिटी और रिपोलराइजेशन दोनों प्रोलोंग हो जाती है। कंडक्शन वेलोसिटी जितना प्रोलोंग होगा, रिपोलराइजेशन जितनी प्रोलोंग होगी, उतनी ही हार्ट रेट कम हो जाएगी, तो टेकी एरिथमिया ट्रीट हो जाएगी। फेज़ 0 में इसका काम यह है कि डिपोलराइजेशन को डिक्रीज़ करती है, और जब डिपोलराइजेशन डिक्रीज़ होती है तो फिर क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है, ये APD का मतलब है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ERP वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जितना एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगी, जितनी इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की जो पीरियड है वो जितनी इंक्रीज़ होगी, उतना ही टेकी एरिथमिया रिड्यूस होगा, वो स्लो डाउन होगी। यूजेस देख ले क्वाइनाइडिन की, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, चाहे वो एट्रियल एरिथमियाज हो चाहे वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो, दोनों कंडीशन में हम क्वाइनाइडिन दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एरिथमियाज एंड हार्ट ब्लॉक, ये मैं भी इस तरह कर सकती है कि इसकी ख़ुद की वजह से भी एरिथमियाज हो सकती है, ये ख़ुद भी एरिथमिया काज कर सकती है। यानी एरिथमिया मीन्स कि वो ब्रेडी एरिथमिया भी है और ट्रेकी एरिथमिया भी है। हमने यहाँ पे टेकी एरिथमिया को स्लो डाउन करने के लिए दिया है, तो मे बी ये ब्रेडी एरिथमिया काज करे, तो फिर इससे भी एरिथमियाज काज हो सकता है। हार्ट ब्लॉक काज कर सकती है। हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब है? हार्ट ब्लॉक का मतलब ये है कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, ये जो पल्स की कंडक्शन है वो किसी एक जगह में ब्लॉक हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि हार्ट ब्लॉक हो गई, या ऐसे नोड से वो निकलती नहीं है, या फिर AB नोड में आके उससे आगे वो नहीं जाती, तो इसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, या इसको हम कहते हैं कंडक्शन ब्लॉक। हाइपोटेंशन काज कर सकती है, क्योंकि हार्ट की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो गई, तो जितनी हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई उतना हाइपोटेंशन हो गया। QT प्रोलंगेशन काज कर सकती है। QT प्रोलंगेशन का क्या मतलब है कि जो Q वेव और T वेव है इसकी प्रोलंगेशन काज करती है। यानी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अब जो नॉर्मली जितना टाइम लेता था बीट्स करने के लिए, हार्ट बीट के लिए जितना नॉर्मली टाइम लेता था, अब उससे लॉन्गर टाइम लेगा। यानी जो बीट से हार्ट बीट से इनके दरमियान की जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस डिले को, इस हार्ट बीट में हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें जो डिले आ जाती है, इस डिले को हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल्स। यानी जो Q वेव और T वेव के दरमियान जो इंटरवल्स है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है।
जीआईटी में क्या करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करती है। इसकी रीज़न जो है वो सही तरीके से किसी को अभी तक मालूम नहीं है कि क्यों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करती है। हेपेटाइटिस इसकी वजह से हो जाता है। हेपेटाइटिस इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो ब्रेक डाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, वो लीवर में होती है, इसी वजह से हेपेटाइटिस काज होती है। आइडियोसेंक्रेटिक रिएक्शंस, तो स्टूडेंट्स आइडियोसेंक्रेसी का कंसेप्ट में जब आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा रिपीट करती हूँ कि आइडियोसेंक्रेसी फार्माकोलॉजी में ऐसे एक रिएक्शंस होते हैं जिनको हम आइडियोसेंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एक ख़ास पर्सन के लिए पार्टिकुलर होते हैं, उसके लिए वो ख़ास होते हैं। यानी कोई ड्रग्स जो है, हम दो पेशेंट हमारे सामने आ गए, दोनों को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो इन दोनों को हमने दोनों को पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाया। पेनिसिलिन इंजेक्शन जब हमने दोनों को लगाया तो इनमें से एक को उसके साथ जो है एलर्जी हो गई और दूसरे को नहीं हुई। तो ये जो एक को हुई ये कहलाती है कि ये आइडियोसेंक्रेटिक रिएक्शन है इसके बॉडी का। तो ये जो आइडियोसेंक्रेसी है, आइडियोसेंक्रेसिया, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हैबिट ऑफ द बॉडी। तो ये ऐसा हो सकता है, इंडिविजुअल बॉडी की कोई हैबिट हो सकती है कि उसमें कोई ड्रग जो है वो कोई रिएक्शन काज करे जो कि दूसरे पेशेंट में नहीं करती। इसी तरह ये जो क्वाइनाइडीन है ये भी बाज़ पेशेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे रिएक्शंस पैदा कर देती है जो कि दूसरे पेशेंट्स को जब हम दे देते हैं तो उनमें बिल्कुल नहीं करती। ऐसे रिएक्शंस को आइडियोसेंक्रेटिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो कभी कभार क्वाइनाइडीन की वजह से आइडियोसेंक्रेटिक रिएक्शंस हो जाते हैं। अगर हाई डोजेस की यूज़ की जाए तो इसकी वजह से सिंकोनिज़म हो सकती है। जिस जैसा क्वाइनिन सिंकोनिज़म काज करता है तो इसी तरह क्वाइनाइडीन भी हाई डोज पे सिंकोनिज़म काज कर सकती है। सिंकोनिज़म है क्या? यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जो कि एक साथ हम उनको डिस्क्राइब करते हैं तो हम सिंकोनिज़म कहते हैं। उन सिम्टम्स में हियरिंग लॉस है, टिनाइटस है कि कोई आवाज़ आती है कानों के अंदर, डिजीनेस होता है और फ्लैशिंग होती है, चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है और ब्लरी विजन होती है। इन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये सिंकोनिज़म हुआ है। तो ये अक्सर क्वाइनिन की वजह से भी होता है और जब हाई डोज पे हम क्वाइनाइडीन दे देते हैं तो फिर इसके साथ ये हो जाता है। प्रोकेनेमाइड है। अब प्रोकेनेमाइड को अगर देख ले तो ये डिराइवेटिव है प्रोकेन का। अब ये प्रोकेन क्या है? तो प्रोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। तो ये प्रोकेनेमाइड इस प्रोकेन का एक डिराइवेटिव है। इसके लिए लिखा है कि नो वेगोलाइटिक और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन अनलाइक क्वाइनाइडीन। अब इसकी कोई वेगोलाइटिक एक्शन नहीं है। वेगोलाइटिक एक्शन का मतलब है कि वेगोलाइटिक मीन्स के वेगोलाइसिस काज करना, यानी जो ड्रग मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, तो उनको हम कहते हैं कि ये वेगोलाइटिक ड्रग है। तो ये जो प्रोकेनेमाइड है ये वेगोलाइटिक नहीं है, ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे इसका कोई असर नहीं होता, ये अल्फ़ा ब्लॉकिंग एक्शन भी इसका नहीं है और ये क्वाइनाइडीन की तरह भी काम नहीं करता। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये प्रोकेनेमाइड किस तरीके से एरिथमिया को डिक्रीज़ करती है, एरिथमिया को ट्रीट करती है? तो ये जो मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी है, जो हार्ट के मसल्स की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको स्लो डाउन करती है, उसको डिक्रीज़ करती है। जो कंडक्शन वेलोसिटीज़ है इनको स्लो डाउन करती है और जो मायोकार्डियल कंट्रक्टिलिटी है इसको डिप्रेस करती है। तो मायोकार्डियल कंट्रक्टिलिटी जब डिप्रेस हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है और साथ में जो सोडियम चैनल्स है उनको भी ब्लॉक करती है, क्योंकि वही सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो है उनका मेंबर है, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की सलाहियत इसमें भी मौजूद होती है जिस तरह दूसरे मेंबर में मौजूद है। बेटर टॉलरेटेड, अब देखिए यहाँ लिखा है कि अनलाइक क्वाइनाइडीन बेटर टॉलरेटेड, मतलब ये कि
अब क्वाइनाइडीन जो है उसका क्वाइनाइडीन की बनस्बत इसको अगर देखा जाए तो ये बेटर टॉलरेटेड है, और जो दूसरे मेंबर्स है उनके मुनिस्बत भी अगर इसको देखा जाए तो ये बेटर टॉलरेटेड ड्रग है। इसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं पेशेंट। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? नोज़िया काज कर सकती है, वोमिटिंग काज कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है किसी पेशेंट को इससे। हाइयर डोजेस में अगर दे दे तो हाइपोटेंशन काज करती है, ब्लड प्रेशर कम कर देती है, हार्ट ब्लॉक काज कर सकती है, और क्यूटी प्रोलंगेशन। हार्ट ब्लॉक का मैंने आप लोगों को समझाया कि जब कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है तो इसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, कि कंडक्शन आगे सप्लाई नहीं हो रही, ब्लॉक हो गई है। या फिर क्यूटी प्रोलंगेशन का मतलब ये है कि जब जो क्यू वेव और टी वेव के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी जो इनकी ये जब डिले हो जाती है तो इसको हम कहते हैं क्यूटी प्रोलंगेशन। डाइसोपायरेमाइड सिग्निफिकेंट एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़। अब ये जो डाइसोपायरेमाइड है इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनके जैसे प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल है। तो जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स फंक्शन करती है उसी तरीके से ये भी फंक्शन करती है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है डाइसोपायरेमाइड का, तो वो ये है कि ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को लेंथन करती है, यानी एक्शन पोटेंशियल को जल्दी एक्शन पोटेंशियल होने नहीं देती, इसके लेंथ को ये लेंथ इसकी जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है उसको लेंथन करती है, उसको इंक्रीज़ करवा देती है। तो इससे क्या होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? ड्राई माउथ हो सकती है, ब्लर्ड विजन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन काज कर सकती है, और इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाती है। अब क्लास बी ड्रग्स है। क्लास बी ड्रग्स में लिग्नोकेन है, फिनिटोइन है, मैक्सिलिटीन है। इनका काम क्या है? ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और रीपोलराइजेशन को शॉर्ट करती है। वही बात कि रीपोलराइजेशन इनकी वजह से शॉर्ट हो जाती है, यानी एक रीपोलराइजेशन के शॉर्ट होने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जल्दी से स्टार्ट नहीं होती। तो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल और सेकेंड एक्शन पोटेंशियल के दरमियान की जो गैप है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे टेकीकार्डिया, ट्रेकी एरिथमिया रिड्यूस हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे देख ले आप कि ये लिखा है क्लास 1 बी ड्रग्स शॉर्टन फेज़ 3 रीपोलराइजेशन। फेज़ 3 में जो रीपोलराइजेशन हो रही होती है उसको भी ये डिक्रीज़ करती है, उसको भी शॉर्टन करती है, रीपोलराइजेशन को ये शॉर्ट करती है। एंड डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को भी डिक्रीज करती है। वही बात है कि अब क्या होता है, गैप जो है वो बढ़ जाती है एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल में। जो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल है उसको तो ये जल्दी कंप्लीट इसने कर लिया, लेकिन जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल है उसको फिर जल्दी से कंप्लीट उसको जल्दी से स्टार्ट होने फिर नहीं देता।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए क्लास बी जो ड्रग्स है इन्होंने क्या किया, ये जो एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है, एक्शन पोटेंशियल की देखिए ड्यूरेशन को, ये जो वाइट कलर का है ये बगैर ड्रग के, तो बगैर ड्रग के एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन इतनी लॉन्ग थी। अब देखिए ये एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन भी कम हो गई और जो रिपोलराइजेशन है वो भी शॉर्ट हो गई, जल्दी से रिपोलराइजेशन हो गई। लेकिन ये फर्स्ट वाला तो हुआ, लेकिन अब सेकंड वाले की बात है कि सेकंड वाला डिले हो जाता है, सेकंड एक्शन पोटेंशियल बनने में अब वक्त लगता है। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल के दरमियान फासला बढ़ जाती है, यानी इसमें गैप बढ़ जाती है, जिससे टेकी एरिथमिया जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। लिग्नोकेन देख ले, लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है, रेजिस थ्रेशोल्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के लिए ये थ्रेशोल्ड जो है उसको इंक्रीज़ कर देती है। तो थ्रेशोल्ड जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उतना वक्त लगता है कि ये एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो। नॉर्मल थ्रेशोल्ड का एक्शन पोटेंशियल के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि -55 मिली वोल्ट होती है। तो ये जब इंक्रीज़ होती है, जो भी ड्रग्स को इंक्रीज़ करती है, तो फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने में वक्त लगता है, स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज़ करती है, सप्रेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एरिथमोजेनिक टिश्यूज़, नॉर्मल टिश्यूज़ लेस अफेक्टेड। अब लिग्नोकेन में ये सलाहियत है कि ये जो एरिथमोजेनिक टिश्यूज़ होते हैं, एरिथमोजेनिक टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं जो कि एरिथमियाज काज करती है, जिन टिश्यूज़ की वजह से एरिथमिया होती है, तो वो उस टिश्यू की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है एरिथमोजेनिक टिश्यूज़ की, तो उसको सप्रेस करती है। और नॉर्मल टिश्यूज़ इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सो गिवन पेरेंटरली, इसकी फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है लीवर में। इसकी फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मींस के इसके अपने साइड ऑफ एक्शन में पहुंचने से पहले इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है तो वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये पेरेंटरली दिया जाता है, बाय माउथ नहीं दिया जाता। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये ड्रोजिनेस काज करती है, ज़ाहिरी सी बात है कि एनेस्थेटिक ड्रग है तो ड्रोजिनेस काज करती है, हाइपोटेंशन काज करती है, क्योंकि ये ओवरऑल हार्ट एक्टिविटी को जब रिड्यूस करती है तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन में भी काज हो सकती है। ब्लड विजन करती है, यानी सही तरीके से बंदा फिर देख नहीं सकता, ब्लरिंग उसकी विजन हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्वल्जेंस में भी आ सकते हैं, यानी झटके आ सकते हैं। फिनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आल्सो यूज़फुल इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी एपिलिप्सी की जो कंडीशन होती है, मिर्गी की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटी कन्वल्सेंट है, जो झटके वगैरह होते हैं एपिलिप्सी के, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होता है इसमें भी ये यूज़फुल है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रीफर्ड नहीं दिया जाता इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा ये यूज़ होने वाली ड्रग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमियाज है, डिजिटलिस की वजह से, डिजॉक्सिन की ओवरडोज की वजह से अगर कोई एरिथमिया हुआ है तो उसके लिए भी ये ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव है, यूज़फुल है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं दिया जाता। आप देखिए कि इसके अलावा कौन से ड्रग है, तो इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिलिटीन है, कैन बी यूज्ड ओरली, काजेज डोज रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इवेंट्स लाइक ट्रिमर्स एंड ब्लरी विजन। अब ये ओरली यूज़ किया जा सकता है, मैक्सिलिटीन ओरली भी दिया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इवेंट्स एराइज होते हैं जो कि ट्रिमर्स के शक्ल में होते हैं, ब्लड विजन की शक्ल में होते हैं। नौजिया कामन है, इसके साथ नौजिया हो जाती है। तो अब MCQs बन सकती है कि कौन से ड्रग के साथ नाजिया जो है वो कामन है बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि ये मैक्सिलिटीन है। यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। अब देखिए ये अल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन, अगर किसी पेशेंट में लिग्नोकेन नहीं दे सकते, कोई भी वजह हो सकता है कि लिग्नोकेन हम नहीं दे सकते, तो अगर लिग्नोकेन नहीं दे सकते तो इसकी जगह एज अल्टरनेटिव हम मैक्सिलिटीन दे सकते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए। अब क्लास 1C ड्रग्स हैं जिनमें एनकेनाइट है, फ्लीकेनाइट है और
प्रोपाफिनोन है। तो ये इतनी ज़्यादा यूज ड्रग नहीं है क्योंकि इनका हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन पे बहुत कम इफेक्ट इनका होता है। आर मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी एक्शन सोडियम चैनल्स पे है कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंटली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, लेकिन रिपोलराइजेशन पे इतना इसका मिनिमल इफेक्ट होता है। तो ये जो ड्रग है इनमें से जो क्लास 1 का मेंबर है ख़ास करके क्वाइनाइडीन और ये सब कुछ जो है ज़्यादातर यूज़ होती है। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन इसके लिए आपने ये याद रखनी है कि आपसे एमसीक्यूज़ बन सकती है कि कौन से क्लास के ड्रग्स या कौन से ड्रग्स है विच ऑफ द फॉलोइंग के वो एक पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो आपको याद होने चाहिए कि ये क्लास 1C के ड्रग्स है जिनके मेंबर में एनकेनाइड, फ्लीकेनाइड और प्रोपाफिनोन शामिल है। रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट, इनके साथ ये रिस्क है कि कार्डियक अरेस्ट इनकी वजह से हो सकती है। सडन डेथ सो नॉट यूज कॉमनली, देखिए कार्डियक अरेस्ट की वजह से, सडन डेथ की वजह से देखा गया है कि सडन डेथ काज करती है, इसीलिए कॉमनली ये यूज़ नहीं होते। मे बी यूज्ड इन सीवियर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर काइंड ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। क्लास सी ड्रग्स मार्कली स्लो फेस ज़ीरो डिपोलराइजेशन, तो ये बहुत ज़्यादा यानी सोडियम ब्लॉकर्स है ना, सोडियम चैनल को बिल्कुल ब्लॉक करती है। तो जितना सोडियम ब्लॉक होगा, सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी, तो फिर उतना ही ज़्यादा जो डिपोलराइजेशन है वो स्लो होगी। देखिए ये जो वाइट वाला है ये बगैर ड्रग के डिपोलराइजेशन इतने पीक पे है। अब जब हमने ये क्लास 1C वाले ड्रग दिए हैं तो इतना ये इसने रिड्यूस किया हुआ है डिपोलराइजेशन को। अब इनके प्राइमरी इंडिकेशंस लिखे गए हैं कि क्लास ऑफ ड्रग जो क्लास 1A है क्वाइनाइडीन, प्रोकेनेमाइड और डाइसोपायरेमाइड, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए प्राइमरी इंडिकेशन इनकी यही है कि जब किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो तो हम क्लास 1A के मेंबर्स जो है वो यूज़ करते हैं। क्लास B के जो मेंबर्स है लिडोकेन, मैक्सिलिटीन और फिनोटोइन, जब वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होता है तो उस वक्त हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और क्लास सी के जो मेंबर्स है प्रोपाफिनोन है या फ्लीकेनाइड है, तो ये जब एवी नोडुलर री एंट्री होती है, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि एवी नोड से जब आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं इम्पल्सेस, तो नॉर्मली वो ट्रेवल कर जाते हैं और पर्किंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब इस एरिया पे वो वापस आ जाते हैं तो इस वापस आने को हम कहते हैं एवी नोडल री एंट्री, कि एवी नोड पे वो दोबारा से री एंटर हो जाते हैं, दोबारा से एट्रियम की तरफ चला जाता है, जो एक एबनॉर्मल एक फिनोमेना है। इसके अलावा वोल्फ पर्किसन वाइट सिंड्रोम रिलेटेड एरिथमियाज, ये एक कंडीशन होती है पर्किसंस डिजीज़ की। जब हम पर्किसंस डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वोल्फ पर्किसन वाइट सिंड्रोम कैसी कंडीशन है। तो इसमें भी एरिथमियाज बहुत ज़्यादा होता है, तो उस एरिथमिया को भी ट्रीट करने के लिए हम क्लास 1C जो है इसके ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज बट इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी, अगर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है लेकिन उसके साथ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के साथ अगर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के साथ रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी इंक्रीज़ है तो उस वक्त भी हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम नहीं यूज़ करते क्योंकि इनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। लेकिन अगर मोर्टिलिटी की रेट वैसे भी इंक्रीज़ है तो हम ट्राई करते हैं ये भी देख के फिर इसे शायद जाके ठीक हो सकता है, तो इस वजह से हम ये ड्रग दे देते हैं। क्लास 2 ड्रग्स है हमारे साथ। क्लास 2 ड्रग्स क्या करती है, सप्रेस एड्रेनर्जिकली मीडिएटेड एक्टोपिक एक्टिविटी, जो एड्रेनर्जिकली मीडिएट एक्टोपिक एक्टिविटी होती है, यानी एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उनकी वजह से यानी कोई एक्टोपिक एक्टिविटी हो रही है, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वहाँ पे नहीं बल्कि हार्ट के किसी और एरिया में ये एड्रेनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक एक्टिविटी। तो इस एक्टोपिक एक्टिविटी को
ये सप्रेस करती है, जो क्लास 2 ड्रग्स है ये इसको सप्रेस करती है। एंटी एरिथमिक एक्शन ड्यू टू ऑफ बीटा ब्लॉकेज। अब ये बीटा ब्लॉकेज काज करती है, क्लास 2 ड्रग्स बीटा ब्लॉकेज काज करती है, बीटा ब्लॉकर्स है, ज़ाहिर सी बात है। तो जब बीटा को ब्लॉक करती है तो एज ए एंटी एरिथमिक इनका एक्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव क्रोनोट्रोप होते हैं। डिप्रेस मायोकार्डियल कंट्रक्टिलिटी, जो मायोकार्डियल सेल्स है, मायोकार्डियम सेल्स है, उनकी जो कंट्रक्टिलिटी है उसको डिप्रेस करते हैं, उसकी ऑटोमेटिसिटी को डिप्रेस करते हैं और कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिप्रेस करते हैं। अब इसमें से प्रोपेनोलोल है, तो प्रोपेनोलोल क्या करता है? Treatment and prevention of supraventricular arrhythmias, especially associated with exercise, emotion or hyperthyroidism। ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज है उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी दी जाती है प्रोपेनोलोल, और उनको प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है, यानी सुप्रावेंट्रिकुलर जितने भी एरिथमियाज हैं। तो ख़ास करके जो एक्सरसाइज के साथ होती है, या फिर बहुत ज़्यादा बंदा इमोशनल हो जाता है तो उसके साथ जो एरिथमियाज होती है उनको, या फिर जिनको हाइपर थायरॉयडिज़म है, हाइपर एक्टिव थायरॉयड है, तो उसकी वजह से जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी एरिथमियाज हो जाती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रोपेनोलोल यूज़ किया जाता है। एस्मोलोल IV short acting can be used to treat arrhythmia during surgery following MI or other emergencies। अब ये IV यूज़ की जाती है। एस्मोलोल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है तो इसीलिए इसको इंट्रावेनस यूज़ की जाती है। और फिर ये ऐसे टाइम पे यूज़ की जाती है जब कोई सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी के दौरान अगर किसी का मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है या फिर दूसरी कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें सर्जरी हो रही हो, सर्जरी के दौरान जो एरिथमियास को कंट्रोल करने के लिए ड्रग यूज़ होती है वो एस्मोलोल होती है। अब देखिए इनकी वजह से क्या होता है, जो क्लास थ्री ड्रग्स है, अब उनकी बात आ गई कि क्लास 3 ड्रग्स जो है उनमें एमाइडेरोन है, डोफी टाइलाइड है और सोटेलोल है। तो ये ब्लॉक पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है। पोटाशियम चैनल को देख लिए, पोटाशियम चैनल को बिल्कुल इन्होंने क्या किया हुआ है? ब्लॉक किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो जाता है। पोटाशियम चैनल ब्लॉक, तो इसकी वजह से फिर रिपोलराइजेशन नहीं होती, पोटाशियम की इफ्लक्स नहीं होती, ये बाहर नहीं जा पाते। जब बाहर नहीं जा पाते तो रिपोलराइजेशन नहीं होती, जब रिपोलराइजेशन नहीं होती तो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज़ हो जाते हैं। देखिए लिखा है क्लास 3 ड्रग्स प्रोलोंग फेज 3 रिपोलराइजेशन और विदाउट अल्टरिंग फेज़ 0। इसका कोई फेज़ 0 के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। फेज़ 0 में कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ फेज़ 3 में रिपोलराइजेशन को क्या करती है? प्रोलॉन्ग करती है। यानी जब भी पोटाशियम की इफ्लक्स हो जाती है तो रिपोलराइजेशन फास्ट हो जाती है। जितनी पोटाशियम बाहर निकलेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिपोलराइजेशन होगी। तो ये पोटाशियम को ब्लॉक करती है, पोटाशियम चैनल ब्लॉक, तो पोटाशियम अंदर रह गई सेल के अंदर, तो फिर क्या होगा? रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होगी, जल्दी रिपोलराइजेशन फिर नहीं हो सकती। देखिए रिपोलराइजेशन की नॉर्मली देखिए इतनी जल्दी से रिपोलराइजेशन होती है, जब ये ड्रग हम दे देते हैं तो फिर रिपोलराइजेशन की टाइम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है और इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो इतनी इंक्रीज़ हो गई। देखिए ये जो वाइट कलर का है इसमें अब इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इतनी थी, अब यहाँ पे जब ड्रग एडमिनिस्टर किया तो इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। एमायोडेरोन है, एमायोडेरोन भी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली एंटी एरिथमिक ड्रग है। आयोडीन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, अब ये एक ऐसी ड्रग है, ये उसकी यूनिक क्वालिटी है कि ये आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है।
इसकी वजह से आयोडीन कंटेनिंग इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से इसके एक साइड इफ़ेक्ट भी है, इसकी एक एडवर्स इफेक्ट भी है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म काज करती है, क्योंकि आयोडीन इसमें ज़्यादा है। तो आयोडीन की जितना ज़्यादा आयोडीन होगा उतना T3 T4 की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म काज हो सकती है। इसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, मल्टीपल एक्शन, ये मल्टीपल एक्शंस करती है। प्रोलोंग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को प्रोलोंग करती है। किस तरीके से, क्योंकि पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है। फिर ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल, जो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल होते हैं, जो कि इनएक्टिव होते हैं, उनको ब्लॉक करती है। फिर बीटा ब्लॉकिंग एक्शन भी इसका है, एमाइडोरोन का बीटा ब्लॉकिंग एक्शन भी है। कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकती है, इसमें ये सलाहियत भी है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करती है। तो कंडक्शन, तो ये सारे काम जब करेगी तो जाहिरी सी बात है कि कंडक्शन डिक्रीज़ होगी, और जो एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी है कि किसी दूसरे एरिया से जो ऑटोमेटिसिटी हो रही है ऐसे नोड एवी नोड इनके अलावा, तो उसको भी ये डिक्रीज़ करेगी। फार्मेकोकाइनेटिक्स देख लें, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन 35 to 65%, इसकी वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन इसका रेंज है 35 to 65। अब MCQs बन सकती है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जिसकी वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है 35 to 65, तो ये आपने याद रखनी है कि ये एमाइडेरोन है। स्लो ऑनसेट 2 days to several weeks, इसकी ऑनसेट भी स्लो होती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 days लेती है या फिर सेवरल वीक्स लेती है अपने एक्शन स्टार्ट करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी वीक टू मंथ्स है, वीक टू मंथ्स ये इसकी ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट रहती है। मेनी ड्रग इंटरेक्शंस, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसकी इंटरेक्शन हो जाती है इसके साथ। उनमें फ्लूकोनाजोल है जो कि एंटी फंगल ड्रग है, इसके साथ हो जाती है। ग्रिपाफ्लोक्सेसिन है, ग्रिपाफ्लोक्सेसिन एंटीबायोटिक है, उसके साथ भी इसकी इंटरेक्शन हो जाती है। ऐसे बहुत सारे और भी ड्रग्स हैं जिनके साथ इसकी इंटरेक्शन हो जाती है। यूजेस क्या है एमाइडेरोन की, तो कैन बी यूज फॉर बोथ सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, दोनों को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, कार्डिक पे हार्ट पे इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो हार्ट ब्लॉक काज कर सकती है। जाहिरी सी बात है कि ये कंडक्शन को जब डिक्रीज़ करती है तो हार्ट ब्लॉक काज कर सकती है। QT प्रोलॉन्गेशन काज करती है, यानी जो हार्ट में जो नॉर्मली जो कंट्रक्शन हो रही है तो वो अब इतनी जल्दी से नहीं होती, डिले हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया काज कर सकती है, कार्डिक फेलियर भी काज कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया इसकी वजह से काज हो गई तो हार्ट फेलियर भी हो सकती है, हाइपोटेंशन भी हो सकती है। पल्मोनरी यानी लंग्स पे क्या करती है, तो पल्मोनाइटिस करती है। पल्मोनाइटिस एक जनरल टर्म है जो कि लंग्स के इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करती है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा मकदार में इन्फ्लेमेशन हो गई तो इसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो सकती है, यानी लंग्स के अंदर स्कार फॉर्मेशन भी हो सकती है। ब्लूइश डिस्कलरेशन काज करती है स्किन की, GI डिस्टर्बेंस भी होती है, पेटोटॉक्सिसिटी होती है क्योंकि लीवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। ब्लॉक्स पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। अब ये जो T4 है, T4 हार्मोन है, ये इनएक्टिव फार्म होता है, इसको एक्टिव फार्म 3T में कन्वर्ट होना होता है, तो ये T3 में कन्वर्ट होने से रोकती है। T4 को T3 में, जब पेरिफेरी में T4 कन्वर्ट होता है T3 में, तो ये एमाइडेरोन इसको रोकती है। तो इस वजह से ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी काज कर सकती है। और चूंकि ये आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है तो इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म भी इसकी वजह से काज हो सकती है। तो ये आपने याद रखनी है। आप MCQs बन सकती है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स में कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म, चांस है कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी काज करती है और चांस है कि हाइपरथायरॉयडिज्म भी काज करती है, तो वो एमाइडेरोन है। अदर क्लास 3 ड्रग्स, अब क्लास 3 के जो दूसरे ड्रग्स हैं वो कौन से हैं, ब्रिटीलियम है। ब्रिटीलियम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है और ये यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। अगर रेजिस्टेंस वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो रहा है तो उसमें ब्रिटीलियम यूज़ की जाती है। सोटेलोल है, ये भी बीटा ब्लॉकर है।
बीटा ब्लॉकर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। डोफिटिलाइट है, डोफिटिलाइट सेलेक्टिव पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, ये सेलेक्ट करके पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। इसके इसके एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते। ओरल यूज़ इन एट्रियल फिब्रिलेशन टू कन्वर्ट और मेंटेन साइनस रिदम। जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो इसमें हम इसको ओरल यूज़ करते हैं ताकि ये साइनस रिदम जो है, जो नॉर्मल रिदम होती है वो साइनस रिदम कहलाती है, तो साइनस रिदम को मेंटेन कर सके या एट्रियल फिब्रिलेशन को कन्वर्ट कर सके साइनस रिदम में, तो इसलिए हम देते हैं। आईब्यूटिलाइट है, आईब्यूटिलाइट भी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी आईवी इन्फ्यूजन में यूज़ होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में या एट्रियल फ्लटर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी क्यू टी प्रोलंगेशन काज हो सकती है। क्यू और टी वेव के दरमियान का जो फासला होता है, इसमें जो फासला होता है वो डिले हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स, ये फिब्रिलेशन और फ्लटर का मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले वीडियो लेक्चर में फ्लटर अनयूजुअल बहुत तेज़ी से हार्ट बीट होती है लेकिन रेगुलर होती है, रिदम ख़राब नहीं होती। लेकिन फिब्रिलेशन में रिदम ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा भी होती है, ट्रैकिकार्डिया भी होती है, साथ में उसकी जो रिदम है वो भी ख़राब होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इनहिबिट द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम। अब देखिए, कैल्शियम की जो इनवर्ड मूवमेंट है ये उसको इनहिबिट करते हैं, तो कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट अगर इनहिबिट होगी तो कंट्रक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिसिटी भी डिक्रीज़ होगी और एवी कंडक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ होगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कंडक्शन होती है वो भी अब क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये जो ड्रग्स है वो वेरापेमिल है, डाइल्टिएज़म है, तो ये अगर कैल्शियम कंट्रक्टिलिटी को भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिड्यूस करते हैं, ऑटोमेटिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं और एवी कंडक्शन को भी जब रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल जो हार्ट की जो बीटिंग होती है वो कम हो जाती है। तो जब ट्रैकिकार्डिया होता है तो उसमें जब हम दे देते हैं तो वो ट्रैकिकार्डिया स्लो डाउन हो जाती है। देखिए लिखा है, क्लास 4 ड्रग स्लो फेज 4 स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन एंड स्लो कंडक्शन इन टिश्यूज डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम करंट सच एज एवी नोड। अब देख ली, क्लास 4 ड्रग्स जो है वो फेज 4 में जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होती है उसको स्लो करते हैं। फेज़ 4 में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि फेज़ 4 जो है उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसमें स्लोली सोडियम की इनफ्लक्स और पोटाशियम की आउटफ्लक्स हो रही होती है, तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब उसमें क्या होता है, जब नॉर्मल थ्रेशोल्ड अचीव हो जाती है एक्शन पोटेंशियल को तो एकदम से डीपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियस उसमें फेज़ 4 में डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो इस स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन को क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसको स्लो डाउन कर देते हैं और कंडक्शन और वो टिश्यूज़ जो कैल्शियम पे डिपेंडेंट होते हैं करंट पैदा करने के लिए, तो उसमें कंडक्शन को स्लो डाउन करते हैं, जैसा कि एवी नोड है। अब देखिए, एवी नोड के अंदर क्या होता है, वो एवी नोड कैल्शियम डिपेंडेंट टिश्यू है, इसमें कंडक्शन को आगे ट्रेवल करने के लिए कैल्शियम चाहिए होती है। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक है तो कैल्शियम नहीं है, अब कैल्शियम नहीं है तो यहाँ से अब आगे ये जो इम्पल्स है वो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ये जो ट्रैकी एरिथमिया है उसको स्लो डाउन करती है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन है, ये वाइट वाला बगैर ड्रग का है कि इसमें देखिए स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन कितना लंबा हो रहा है, लेकिन जब ड्रग देते हैं तो इसको स्लो डाउन करती है, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन को स्लो डाउन करती है और इफ़ेक्टिव रिफ्रेक्टरी पीरियड को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है। ये बगैर ड्रग के इतना था, अब ड्रग में इतना ज़्यादा हो गया है, तो जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिफ्रेक्टरी पीरियड होगा उतना ज़्यादा हार्ट रेट जो है वो कम होगी। वेरापेमिल यूजेस टर्मिनेट PSVT। अब ये क्या है, PSVT क्या है, तो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इसको हम PSVT से शो करते हैं।
ये भी एरिथमिया की एक टाइप होती है जो कि जिसमें इसको हम पैरोक्सिस्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एकदम से ये स्टार्ट होती है और यानी अचानक से एब्रप्टली स्टार्ट होती है और एब्रप्टली फिर बंद भी हो जाती है, फिर रिड्यूस भी हो जाती है। तो इसलिए हम इसको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिएरिथमिया कहते हैं। कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर आर फिब्रिलेशन, तो पीएसवीटी में भी हम देते हैं वेरापेमिल, और जब एट्रियल फ्लटर होता है या फिब्रिलेशन होता है तो उसमें भी वेंट्रिकुलर रेट को ये कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि एवी नोड को इनहिबिट करती है तो जो वेंट्रिकुलर रेट है वो रिड्यूस हो जाती है, कंट्रोल में रहती है। ड्रग इंटरेक्शंस इसके साथ कौन से ड्रग्स है, तो डिस्प्लेस डिजॉक्सिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट। वेरापेमिल के साथ हम अगर डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो वेरापेमिल और डिजॉक्सिन साथ में नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है कि डिजॉक्सिन और वेरापेमिल जब हम एक साथ देते हैं तो ये वेरापेमिल जाके डिजॉक्सिन को बाइंडिंग साइट से निकाल देता है, तो इसीलिए रीनल क्लियरेंस ऑफ डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन की जो रीनल क्लियरेंस है, किडनीज में उसकी क्लियरेंस है, उसको भी डिक्रीज कर देती है। तो ये इसका इंटरेक्शन है डिजॉक्सिन के साथ। अब एमसीक्यूज बन सकती है कि वेरापेमिल कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि डिजॉक्सिन को बाइंडिंग साइट से निकाल देती है और उसकी रीनल एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेरापेमिल है। अदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स, अब ये जो अदर जो मिसलेनियस एजेंट्स थे उनमें से एडिनोसिन है। एडिनोसिन क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ये एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, हैविंग शॉर्ट एंड रैपिड एक्शन, इसका बहुत शॉर्ट और बहुत रैपिड एक्शन होता है एंटी एरिथमिक ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल एंड causes membrane hyperpolarization through interaction with A1 type of adenosine G protein couple receptors ऑन SA नोड। अब इनके लिए खास रिसेप्टर होती है SA नोड के अंदर, जैसे A1 रिसेप्टर कहा जाता है, जो कि टाइप है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का। तो ये जब जाके इसके साथ बाइंडिंग कर लेती है तो फिर जो एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स है वो जो एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स है उस पे इफ़ेक्ट कर देता है, उस पे इफ़ेक्ट करके हाइपर पोलराइजेशन काज करती है। तो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटाशियम है वो फिर सेल से बाहर नहीं जा पाते, फिर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन काज होती है। तो फिर ये ड्रग क्या करता है, एडिनोसिन जब इसको हम दे देते हैं तो ये हाइपर पोलराइजेशन काज करती है, हाइपर पोलराइजेशन काज करके जो ऑटोमेटिसिटी है उसको भी सप्रेस करती है, एवी कंडक्शन को भी सप्रेस करती है, और साथ में जो कोरोनरी आर्टरीज है उनकी डायलेशन भी काज करती है। तो ये एक चॉइस है PSVT के लिए, यानी जो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिएरिथमिया है उनके लिए ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके एडवर्स इवेंट क्या है, तो एडवर्स इवेंट में नोजिया, डिस्पनिया काज कर सकती है, सांस लेने में तकलीफ इसकी वजह से हो जाती है, फ्लैशिंग हो जाती है और हेडेक हो सकती है। एट्रोपिन यूज्ड इन साइनस ब्रेडिकार्डिया, अब देखिए ये जो एट्रोपिन है ये भी मिसलेनियस एजेंट में आता है, ये साइनस ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए है। ये क्या करती है, जब हम दे देते हैं तो ये ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करती है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाती है। तो जब ब्रेडिएरिथमिया होता है तब हम एट्रोपिन दे देते हैं, जिसकी वजह से एवी ब्लॉक हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर, अब देखिए डिजिटलिस जो है, डिजिटलिस क्या करती है, डिजिटलिस वो ड्रग्स है जो डिजॉक्सिन है। तो डिजॉक्सिन का मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसका पैरासिम्पेथोमाइमेटिक इसका एक्शन होता है। तो ये अपने पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एक्शन की वजह से जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज़ करवा देती है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप है। तो इसीलिए एट्रियल फिब्रिलेशन अगर एट्रियल फ्लटर है तो उसको ये डिक्रीज़ कर देती है। मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो लिखा है डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमियास। अगर डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमियास है, डिजिटलिस की वजह से एरिथमियास काज हुआ है, तो फिर उस टाइम हम मैग्नीशियम दे देते हैं, ये उसको ट्रीट कर सकती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल साइट ऑफ एक्शन। अब इनके जो साइट ऑफ एक्शन है उसको देख के इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है उनमें एवी नोट पे जो एक्ट करते हैं वो वेरापेमिल, डिल्टेज़म, एडिनोसिन, डिजोक्सिन, बीटा ब्लॉकर शामिल हैं। इनका एक्शन ये होता है कि एवी नोडल कंडक्शन को डिले करती है और ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज के लिए यूज़फुल है। वेंट्रिकल्स पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनमें लिग्नोकेन है, मैक्सिलिटीन है और फिनिटोइन है, जो कि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। एट्रिया, वेंट्रिकल्स और एसेसरी पाथवे पे जो ड्रग एक्शन करती है उनमें क्वाइनाइडिन है, डाइसोपायरेमाइड है, एमाइडेरोन है, फ्लिकेनाइड है, प्रोकेमाइड है और प्रोपेफिनोन है। ये जितने भी ड्रग्स है ये एट्रिया, वेंट्रिकल्स और एसेसरी पाथवे पे एक्ट करती है। तो ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया पे भी इफेक्टिव है और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज पे भी इफेक्टिव है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नर्सिंग कंसिडरेशंस फॉर एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब आप अगर एंटी एरिथमिक ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी नर्सिंग कंसिडरेशन क्या हो सकती है। लिखा है एसेस फॉर द मेंशन कंट्रा इंडिकेशंस टू दिस ड्रग। पहले आप ये एसेस करेंगे कि ये जो ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हो तो इसके लिए कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, यानी रीनल डिसफंक्शन अगर है तब कंट्रा इंडिकेट करेंगे, हार्ट ब्लॉक अगर है, हाइपर सेंसिटिविटी अगर है, टू प्रिवेंट पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आप ये उस टाइम नहीं देंगे। कंडक्ट थ्रू फिजिकल असेसमेंट बिफोर beginning through therapy to establish baseline status and to evaluate potential adverse effect। आप फिजिकल असेसमेंट लेंगे इस थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले ताकि आपको बेसलाइन स्टेटस मिल सके और आप पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट को जो है इवेलुएट कर सको। एसेस कार्डियक स्टेटस क्लोजली, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रिदम, हार्ट साउंड। सही तरीके से कार्डियक स्टेटस आपने चेक करनी है, ब्लड प्रेशर भी चेक करनी है, हार्ट रेट भी चेक करनी है, रिदम भी चेक करनी है, हार्ट साउंड भी आपने चेक करनी है। टू डिटरमिन वेदर चेंज इन ड्रग डोज इज़ इम्परेटिव, कि कहाँ पे जाके आपने ड्रग डोज में चेंज करना ज़रूरी है, ये आप डिटरमिन करने के लिए ये जितने भी कार्डियक स्टेटस है सही तरीके से चेक करेंगे। मॉनिटर लेबॉर्ट्री टेस्ट रिजल्ट इंक्लूडिंग कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी करवाएंगे, रीनल और लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे कि अगर कोई टॉक्सिसिटी हो रही है, कोई लीवर पे असर पड़ रहा है या किडनीज पे, तब आप डोज एडजस्टमेंट करेंगे। These are vital nursing interventions done in patient who are taking anti-arrhythmic drug। कुछ vital nursing interventions है उन patients के लिए आप लोग करेंगे जो anti-arrhythmic drug यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें titrate the dose to the smallest amount enough to manage arrhythmia। अब आप क्या करेंगे, इस डोज को टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट का मतलब ये है कि उसके जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट है उसको आप लिमिट करने की कोशिश करेंगे और आप कुछ टाइम देंगे कि आपको मालूम हो सके कि इस पेशेंट की बॉडी जो है वो किस तरीके से इस ड्रग के लिए रिएक्ट कर रही है। तो इसको कहते हैं टाइट्रेट करना। तो आप डोज को टाइट्रेट करेंगे, स्मॉलेस्ट अमाउंट में एरिथमिया को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और ड्रग की टॉक्सिसिटी को, इसकी रिस्क को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटर कार्डियक रिदम क्लोजली टू डिटेक्ट पोटेंशियली सीरियस एडवर्स इफेक्ट एंड इवैल्यूएट ड्रग इफेक्टिवनेस। आप कार्डियक रिदम को क्लोजली देखेंगे ताकि जो पोटेंशियल सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स है वो आप डिटेक्ट कर सको और जो ड्रग की इफेक्टिवनेस है वो आप इवैल्यूएट कर सको। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी ड्रग एंड इक्विपमेंट एट बेड साइड टू promote prompt treatment in case of severe toxicity। अब आप क्या करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विपमेंट सारे पेशेंट के बेड साइड पे मौजूद हो ताकि अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, अगर कोई सीवियर टॉक्सिसिटी हो तो आप भरपूर जो है उसकी ट्रीटमेंट कर सको, सही तरीके से उसको पेशेंट की लाइफ को डेंजर में पड़ने से रोक सको। एजुकेट पेशेंट ऑन ड्रग थेरेपी इंक्लूडिंग ड्रग नेम। पेशेंट को एजुकेट करेंगे, ड्रग थेरेपी के बारे में बताएंगे, उसमें ड्रग नेम आप बताएंगे, उसकी इंडिकेशन बताएंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट बताएंगे और देखेंगे कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस
प्रेफरेंस हो रही है या नहीं ड्रग थेरेपी के लिए, और इसीलिए आप उस ड्रग रिजिमिंग के साथ एडहियरेंस जो है उसको प्रमोट करवा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस है। तो ये जो लेक्चर 3 था एंटी एरिथमिक ड्रग, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये बड़ा लेंथी यूनिट था, तो इस पे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में समझ नहीं आई है, तो आप बता सकते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, या फिर मैं शॉर्ट में आप लोगों को वो समझा दूँगी। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।